हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज योर पूजा मैम और हम लोग कर रहे हैं 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोग काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसके 4 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा ठीक है लास्ट चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। इसकी समरी हम देखेंगे, उससे पहले कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। प्राडिस एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है एक लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं Pradis_10 और आपको एनरोल करना है केजी से लेकर 12th तक, तो ऑफर प्राइस है 9,999 का। कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ठीक है, प्राडिस एजुकेशन की एप्लीकेशन आप iOS प्लेटफॉर्म और गूगल प्ले स्टोर दोनों ही प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्राडिस एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ये सभी फीचर्स आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव लेक्चर्स, कंटेंट, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशंस, ये सभी चीजें आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एडी। ठीक है, सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, है ना। इस चैप्टर में भी आपके कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, और बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, ग्राफ्स हैं, है ना, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ठीक है, सभी फाइनल गुड्स का टोटल वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट आर प्लान्ड टू बी परचेज्ड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ओवर अ गिवन टाइम। क्या होता है कि जब भी हम इकोनॉमी में प्लानिंग करते हैं कि भाई इस साल हम कितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेंगे, ठीक है, तो क्या करता है ये इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, है ना। जो भी फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट की हम बात नहीं कर रहे हैं, फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोवाइड होती है, जो प्लान किया जाता है टू बी परचेज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, है ना। सभी सेक्शन, इकोनॉमी के सारे सेक्शंस जिसको परचेज करते हैं, प्लान करते हैं कि हम इस चीजों को परचेज करेंगे, हम इन गुड्स को परचेज करेंगे, इन सर्विसेज को लेंगे, तो वो जो इनकम आएगी ओवर अ गिवन टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एडी डिनोट्स द टोटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो क्या हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे बाय ऑल द इकोनॉमिक सेक्शंस, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब प्लान, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर टू बी प्लान्ड, है ना। ये हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं करें कि एक्चुअली में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये हम प्लान कर रहे हैं कि इतना होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, की हाउस होल्ड वाले जो है कितना कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, कितना खर्चा कर रहे हैं अपनी नीड्स पर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट कितना कंज्यूम कर रही है, कितना खर्चा कर रही है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है, नेट एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। तो आपका एग्रीगेट डिमांड पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जो नेट एक्सपोर्ट आया है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करोगे। ऑलराइट, अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना, अभी हमने ओपन इकोनॉमी की बात करी, ठीक है, अभी इससे पहले हमने ओपन इकोनॉमी की बात करी।
जिसमें हम लोग गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी काउंट कर रहे हैं। जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, अगर कोई 3 सेक्टर इकोनॉमी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहां हम नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं काउंट करें, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जहां पर 2 सेक्टर इकोनॉमी होगा, ठीक है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, तो वहां पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ओपन इकोनॉमी की बात हो रही है या क्लोज इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए इसमें 2 कंसेप्ट और आते हैं, एक होता है एक्स आंटी एग्रीगेट डिमांड और एक होता है एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एक होता है एक्स आंटी एग्रीगेट डिमांड और एक होता है एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। एक्स आंटी एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ये टर्म हम यूज करते हैं व्हाट हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड, सो इट इज प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, है ना। जो ऑलरेडी प्लान किया हुआ है उसे हम बोलते हैं एक्स आंटी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। और एक्स पोस्ट की हम क्या बात करते हैं, पोस्ट मतलब जो एक्चुअल में कंज्यूमर स्पेंड करता है एंड बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड इन एक्स पोस्ट, है ना। मतलब एक्स आंटी क्या हो जाएगा, प्लान्ड, और एक्स पोस्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअल। एक्चुअली में कितना एक्सपेंडिचर हुआ और यहाँ पे प्लान हमने कितना किया था कि कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक्चुअल कंज्यूमर स्पेंडिंग होगा या बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो इंक्लूड होगा एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड में। इन अदर वर्ड्स एक्स पोस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट एक्चुअली अकर्ड, ठीक है। जो एक्चुअली में हुआ वो एक्स पोस्ट और जो प्लान हुआ वो एक्स आंटी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये दोनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेशंस पूछी जाती है, डिफरेंस पूछा जाता है। अभी हमने डिमांड की बात करी, अब हम बात करते हैं सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द मॉनेटरी वैल्यू, है ना, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेजेबल बाय एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सप्लाई मतलब कि जितना भी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है जो कोई खरीद सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है। AS is nothing more than national income because the money value of final goods and services equals net value added, ठीक है। तो AS क्या हो जाता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस क्या हो जाएगा, सेविंग, है ना। द एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट्स कंट्रीज नेशनल इनकम, सो AS इज इक्वल्स टू Y, ठीक है। AS कुछ नहीं होता है, क्या होता है, कंट्री का नेशनल इनकम ही क्या हो जाता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि इसमें क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो परचेज कर सकता है कोई भी इन एन गिवन इकोनॉमी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है इसमें, तो इसीलिए AS क्या है, कुछ नहीं, बस क्या है, एक कंट्री का नेशनल इनकम है ना, क्योंकि इसकी जो मनी वैल्यू है वो इक्वल होती है नेट वैल्यू एडेड से, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स कंट्रीज नेशनल इनकम, दैट्स व्हाई AS इज इक्वल्स टू Y, नेशनल इनकम, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है ना। तो जो हाउस होल्ड इनकम होती है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजप्शन डिमांड, ठीक है। जो हाउस होल्ड इनकम होती है ना, हाउस होल्ड जितने भी लोग होते हैं उनकी जितनी भी टोटल इनकम होती है वो क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजप्शन डिमांड, ठीक है। वही लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं,
ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज डिस्क्राइब्ड बाय कंजप्शन फंक्शन, है ना। तो भाई कितनी इनकम से कितना कंज्यूम हुआ है, इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन। किसकी कितनी इनकम है और उस इनकम से उसने कितना कंज्यूम किया है ना, कितना खर्चा किया है, दैट इज, ये जो रिलेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजप्शन फंक्शन। सो द मोस्ट बेसिक कंजप्शन फंक्शन अज्यूम्स दैट कंजप्शन चेंजेस, है ना, कंजप्शन चेंजेस एट द सेम रेट एज इनकम। तो यहां पर क्या होता है कि एक बेसिक फंक्शन क्या है कंजप्शन फंक्शन का, कि अगर इनकम चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, तो उसी अकॉर्डिंग कंजप्शन भी चेंज होता है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। क्या होता है, आपकी जो इनकम है, सपोज आपकी सैलरी है ना, ये आपकी इनकम है। अगर इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा खर्चा करोगे, है ना। अगर इनकम कम है तो आप क्या करोगे, उतना ही खर्चा करोगे। पर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आप और खर्चा करोगे, है ना। आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपके नीड भी बढ़ेगी, आपकी वांट्स भी बढ़ेगी, है ना। तो इनकम चेंज होती है तो कंजप्शन भी चेंज होता है। सो इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन क्या है, कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू ठीक है, ये इक्वेशन होती है जिसमें C क्या है, कंजप्शन है। ये जो C बार है, ये C बार क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, और CY क्या है, ये CY इट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन, है ना। Y इसमें यह है इनकम, ठीक है। सो the consumption curve starts from the y-axis because when the income is zero there is some consumption। देखो एक बात समझो कि अगर आपकी इनकम नहीं है ना, आपकी कोई सैलरी नहीं है, आपकी कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही है, कोई रेंट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो भी आपकी कुछ नीड्स है जिसके लिए आपको सरवाइव करना पड़ेगा, है ना। आपको खाने के लिए चाहिए, आपको रहने के लिए चाहिए, ओढ़ने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, ये तो बेसिक नीड्स है, ठीक है। ये तो आपकी इनकम नहीं भी होगी तो भी आपको चाहिए। मतलब अगर इनकम जीरो है तो भी कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होगा, भले ही आप कर्जा करके लो, पर खाओगे तो सही अगर जीना है तो, है ना। और जीना है, अच्छे से रहना है तो कपड़े भी पहनोगे, अच्छी जगह रहोगे भी, कहीं पर भी रहोगे, रहना भी है, तो बेसिक चीजें तो आपको चाहिए रहने के लिए। तो इनकम अगर जीरो भी है तो भी आपका कंजप्शन होगा ही होगा, है ना। तो जो हमने ऑटोनॉमस कंजप्शन देखा है ना, इसको हम बोल रहे हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट कंजप्शन दैट इज अनअफेक्टेड बाय इनकम। ऑटोनॉमस कंजप्शन वही होता है जिसको इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चाहे आपकी इनकम हो चाहे ना हो, वो कंजप्शन तो होगा, क्योंकि वो तो जरूरी है सर्वाइवल के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो अनअफेक्टेड होता है इनकम से। When consumption occurs even when income is zero, it is due to autonomous consumption. Hence, this consumption is independent of income. ठीक है, इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट है इनकम से। फिर उसमें एक टर्म आई थी इंड्यूस्ड कंजप्शन। इंड्यूस्ड कंजप्शन क्या होता है, द इंड्यूस्ड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन CY डेमोन्स्ट्रेट्स कंजप्शंस डिपेंडेंस बेस्ड ऑन अर्निंग एंड इनकम। तो एक तो था C बार जो ऑटोनॉमस था कि भाई इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनकम जीरो भी है तो भी कंजप्शन होगा, और एक है CY जो कि इंड्यूस्ड कंजप्शन है, जो डिपेंडेंट होगा आपकी अर्निंग्स और इनकम से। जितनी आपकी अर्निंग या इनकम होगी उतना ही आप कंज्यूम करोगे, उतनी ही नीड आपकी बढ़ेगी, है ना। तो ऑटोनॉमस में भाई खाने के लिए चाहिए उतना तो करना ही पड़ेगा, तो वो भाई कैसे भी करके लो, लोन लेके करो, किसी से कर्जा लेके करो, करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंड्यूस्ड में कि हाँ थोड़ी सी इनकम हो रही है, मतलब कि हाँ मैं घर ले सकता हूं, मैं खाने के लिए ये चीजें ले सकता हूं, मैं अपने लिए गाड़ी ले सकता हूं, तो ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है जो आप अपनी इनकम या अर्निंग के बेसिस पर करते हो। सो दिस कंजप्शन इज डिपेंडेंट ऑन
इनकम। तो ये वाला कंजप्शन किस पे डिपेंडेंट है? इनकम पे। ठीक है। अब एक और चीज आती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये दो तरीके का होता है ना। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम बोलते हैं एपीसी। इट रिफर्स टू कंजप्शन पर यूनिट इनकम, है ना। ये क्या होता है? कंजप्शन पर यूनिट इनकम। इट इज डिनोटेड बाय CY। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट एपीसी। अगर एपीसी 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, तो इफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1, इफ कंजप्शन एक्सीड्स नेशनल इनकम, जब कंजप्शन नेशनल इनकम एक्सीड कर देती है बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, तो एपीसी ग्रेटर होता है 1 से। एपीसी जब इक्वल होता है 1 के, तो कंजप्शन जो है इक्वल है नेशनल इनकम के एट अ ब्रेक पॉइंट। और अगर एपीसी अगर लेस देन है 1 के, तो एपीसी क्या है? लेस देन किसके? नेशनल इनकम के। एक्सीड्स नेशनल इनकम, ठीक है। सो इनवर्स रिलेशन विद इनकम, एपीसी डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, है ना। एपीसी क्या होगा? डिक्रीज होगा जैसे ही इनकम रेज होगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। हेंस इनकम एंड एपीसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। ये याद रखना है आपको पॉइंट्स। एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन तो होगा ही ना। इनकम भले ही चाहे कुछ भी हो, कंजप्शन तो होगा ही सही, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो होगा, तो एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन हमेशा रहेगा इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा टाइप क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इट इज द चेंज इन इनकम पर यूनिट चेंज इन कंजप्शन। जैसे ही कंजप्शन में चेंज होगा तो इनकम में चेंज होगा, वैसे ही कंजप्शन में चेंज होगा। सो इट रिफर्स, इट इज प्रेजेंटेड बाय सी, है ना। सी से डिनोट होगा एंड इक्वल्स क्या होगा इसका फॉर्मूला? चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, है ना। चेंज इन इनकम से चेंज इन कंजप्शन में चेंज होगा। सो वेयर del C is change in consumption and del Y is the change in income. So MPC का फॉर्मूला ये हो जाएगा, है ना, del C अपॉन में del Y। तो क्या क्या याद रखना है आपको MPC के बारे में? MPC is equals to 1 अगर if all the extra income is consumed, जितनी भी extra income कमाई थी वो सभी कंज्यूम कर ली, तो del C is equals to del Y हो जाएगा। कंजप्शन is equals to income, resulting MPC equals to 1। MPC 0 कब होगा? If the entire additional income is saved, अगर जो भी एक्स्ट्रा इनकम थी उसको हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया, तो del C क्या हो जाएगा? कंजप्शन बिल्कुल नहीं किया तो 0 हो जाएगा, तो MPC भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट MPC, MPC is the slope of consumption curve and it remains constant in the short run, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए MPC क्या होगा? कांस्टेंट। APC की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे? MPC से। क्लियर है? APC और MPC फॉर्मूला याद रखना है आपको, ऑलराइट। एक आता है चीज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशंस बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, है ना। आपकी इनकम कितनी है और उसमें से आपने सेव कितना किया है, दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप इज रिफर्ड टू एज सेविंग फंक्शन। इक्वेशन क्या होता है इसका? S इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, जहां पर S क्या है? सेविंग, Y क्या है? नेशनल इनकम,
है ना। f क्या है, f ऑफ y, ये f क्या है, फंक्शनल रिलेशन है। तो s इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस, ये देखो माइनस ए प्लस 1 माइनस बी ऑफ y, जिसमें 1 माइनस बी क्या है, ये एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। y इज इनकम और माइनस ए क्या है, सेविंग। जब y जीरो हो, जब इनकम जीरो हो तो सेविंग क्या होती है, माइनस में होती है। सेविंग तो होगी ही नहीं, माइनस में क्यों होगी, क्योंकि उधार लेके हमको जीना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होगा, ठीक है। तो माइनस सेविंग जब y इज इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, ऑलराइट। देखो प्रोपेंसिटी टू सेव ये भी दो तरह का होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सेविंग पर यूनिट इनकम कि भाई हमारी इनकम कितनी है और उसमें से हम सेव कितना कर रहे हैं, SY से डिनोट होगा ये, है ना। क्या क्या चीजें याद रखनी है, सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इनकम। सेविंग कभी भी इक्वल नहीं होगी इनकम के, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजप्शन तो होगा ही, इनकम चाहे जीरो भी हो कंजप्शन होगा। तो सेविंग कभी भी इनकम के इक्वल नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो आप खर्चा करोगे ही बेसिक नीड के लिए, और सेविंग कभी भी बड़ी नहीं होगी इनकम से। तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। तो एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कभी भी 1 नहीं होगा और मोर देन 1 नहीं होगा, याद रखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एपीएस कैन नेवर बी 1 और नॉट मोर देन 1। एट द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन C इक्वल्स टू Y, कंजप्शन और इनकम इक्वल है, तो सेविंग क्या होगी, जीरो। एपीएस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे भाई 10 रुपए कमाए, 10 रुपए उड़ा दिए, तो सेविंग कितनी हुई, जीरो। तो एपीएस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि S इक्वल्स टू जीरो। This is because when a person consume equal to what he or she earns, there are no savings, ठीक है। When consumption exceeds income, जब कंजप्शन बढ़ जाता है इनकम से कि भाई 10 रुपए कमा रहे हो और 20 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो at income levels lower than break point APS can be negative। तो इसमें APS क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कहीं से उधार लिया तो और कर्जा बढ़ गया तो माइनस में चले गए आप, तो एपीएस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब कंजप्शन एक्सीड हो जाएगा इनकम से, विद एन इंक्रीज इन इनकम, जैसे ही इनकम बढ़ेगी एपीएस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते जाओगे, तो एपीएस एंड इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड। एपीएस एंड इनकम आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी, ठीक है, करेक्ट। एमपीएस की बात करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या हो जाएगा कि इनकम चेंज होगी तो सेविंग पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल एस से, एंड इक्वल्स 1 माइनस सी। दिस इज बिकॉज 1 इज द होल एंड if we less consumption from it we can get the saving, ठीक है। So S plus 1 equals X plus C is equals to 1. Total sing and consumption equals to 1. तो MPS क्या हो जाएगा, MPS equals to del S अपॉन में del Y. MPS is equals to del S अपॉन में del Y. कितना चेंज होगा इनकम में उतना सेविंग में। सो क्या क्या रिमेंबर रखना है आपको, MPS ranges from 0 to 1. MPS is the saving curve slope. In the short run MPS remains constant. Short run में MPS क्या होगा, constant होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनेंगे इन पे, आपको APC कैलकुलेट करना होगा, MPC कैलकुलेट करना होगा, APS कैलकुलेट करना होगा और MPS कैलकुलेट करना होगा।
तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है उसमें कि एमपीएस का फॉर्मूला क्या है ना, ये S + C = 1 होता है ना। ये सब चीजें आपको उसमें याद रखनी है इन सबको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। Relation between APC and APS and relation between MPC and MPS, average propensity to consume, average propensity to save, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा। It can be demonstrated as APC + APS = 1, है ना। डिराइव करके ये फॉर्मूला आएगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काम आएगा वैल्यू निकालने के लिए, है ना। और MPC + MPS = 1, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आप वैल्यू इन्हीं से ही निकालोगे। आज हमने जितने भी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं इन सब से ही आपकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज हमने थोड़े से फॉर्मूले देखे हैं इसके, कल हम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखेंगे, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर हम इसके शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रैक्टिस एजुकेशन की एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर और iOS प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए साथ में, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए हम डिटेल रिवीजन कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है सब मिलाकर यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप जरूर से ये सारी चीजें देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।